पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा सभी को दिख रहा है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। क्या है इकोनॉमी, किस तरह से इकोनॉमी चलती है, क्या बातें की जानी है। तो चलिए इकोनॉमी जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो मुकाबला होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई से होता है। दुनिया की कौन सी लड़ाई, तो सबसे लंबे समय तक चली हुई लड़ाई थी, कौन सी लड़ाई थी, शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है वो इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी परिभाषा से शुरू हुआ था। इसी वजह से मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में आपको माइक्रो और मैक्रो ना पढ़ाकर साम्यवाद और पूंजीवाद पढ़ा रहा हूं। मैं आपको कॉलेज एजुकेशन की तैयारी नहीं करा रहा हूं, मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जिनकी वजह से ये समझ में आने लगे कि हां यार असली दुनिया में कहां से, मतलब डे पॉइंट नंबर 1 से ही अपन जहां से चर्चा शुरू करेंगे उनके बारे में हम आपको आज लेकर चल रहे हैं। कंटेंट में क्या होने वाला है, तो हम कंटेंट के अंदर आपको बता रहे हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन क्या होता है, फिर जो बेसिक शब्द है कि मांग और आपूर्ति क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या है, डिमांड और सप्लाई से किस प्रकार से चीजें प्रभावित होती हैं, डिमांड और सप्लाई से महंगाई का क्या संबंध है, मांग को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का क्या लेना देना है, लिक्विडिटी क्या होती है, इसी लिक्विडिटी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी कैसी होती हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिक अंतर क्या है, इनको समझने के साथ साथ मतलब मांग का नियम क्या है, आपूर्ति का नियम क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम आज के सेशन में, मतलब ये बिल्कुल फाउंडेशन है जिसको आप आज के सेशन में समझेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। जब चर्चा हो अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था में हमने कहा कि दुनिया का सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है जहां से लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी वो थी औद्योगिक क्रांति से। देखिए अक्सर ये माना जाता है कि विद्यार्थी जब पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को सब्जेक्ट में अध्ययन में रुचि नहीं है, खुद से अगर पढ़ाई करनी है, मतलब ये तो आज हम पढ़ा रहे हैं, काफी हद तक मदद कर देते हैं, हर चीज को रिलेट कर देते हैं, लेकिन अगर किसी को वास्तविकता में सब कुछ शुरू से पढ़ना हो तो शुरू करें सबसे पहले हिस्ट्री से। कोई भी विद्यार्थी जीवन में अगर कुछ भी करना चाहता है तो शुरुआती सब्जेक्ट जो उसका हो वो कौन सा होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे आयाम हैं, मतलब आपके अपने क्षेत्र की हिस्ट्री, जैसे राजस्थान का रहने वाला राजस्थान की हिस्ट्री, मैं भारत का रहने वाला भारत की हिस्ट्री, क्योंकि मैं दुनिया का हिस्सा हूं इसलिए विश्व की हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। बोले क्यों, क्योंकि इतिहास मतलब आप अगर इंडिया और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इतिहास आपको बताता है कि आज जो स्थितियां हैं वो बनी कैसे। उदाहरण के लिए इतिहास से आपको ये समझ विकसित होती है कि अर्थव्यवस्था इतने प्रकार की बनी कैसे। तो मैं आपको जहां बिल्कुल मूल रूप से लेकर चल रहा हूं वहां पर लेकर चलता हूं आपको विश्व इतिहास के एक छोटे से परिदृश्य के साथ। आप सबने एक चीज बहुत अच्छे से जानी, आपको ये लगा होगा, पता चला होगा कि सन 1700 से 1800 के बीच में भारत में अंग्रेजों का गजब तरीके से आगमन हुआ। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि अंग्रेजों का आगमन 1700 से 1800 के बीच में ही क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। सर आपने स्टोरी पढ़ी थी, हमें कुस्तुनतुनिया की कॉन्स्टेंटिनोपॉलिस पर कब्जा हो गया था ऑटोमन एम्पायर का, इसी वजह से ये लोग आए थे। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अगर आपको वो एक बार के लिए फैक्टर हटा दिया जाए, क्योंकि केवल इस वजह से किसी रास्ते पे किसी का कंट्रोल हो गया तो दूसरा रास्ता खोज लिया, वो एक अपने आप में व्याख्या हो सकती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, क्या भारत वालों में ये इच्छा पैदा नहीं हुई थी क्या कि हम जाकर यूरोप को खोजें, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली माल तो हमारा भी रहा है, अंग्रेजी हमें खोजते हुए क्यों आए, बड़ा सवाल है। इसके पीछे का अगर आधार ढूंढा जाए तो पता चलता है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति कैसे शुरू हुई, उद्योग धंधों में अचानक वृद्धि कैसे हुई, इसके पीछे अगर हम चलें तो फिर पता चलता है कि विश्व हिस्ट्री में यानी वर्ल्ड इतिहास में सन 1600 और 1500 में 1500 से 1700 के बीच में पुनर्जागरण हुआ था। अभी पुनर्जागरण क्या था, पुनर्जागरण और धर्म युद्ध दो बहुत बड़ी चीजें हुई थी विश्व के इतिहास में। क्या, जो आज आप भारत को देखते हैं धर्म के आधार पर हर नेता बयान देता हुआ, राजनीति में धर्म का बड़ा महत्व है, हर तरह से आप देखो धर्म को ही ध्यान में रखकर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, धर्म 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 चला रहा है। एक समय था सन 1500 से लेकर, ये आपको बैकग्राउंड इसलिए समझना जरूरी है ताकि आप आज की स्थिति तक पहुंच सकें। थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी है, आज के चैप्टर का नाम, तो आज केवल आपकी मतलब बुनियाद बनाई जाएगी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा समझें। 1500 से 1700 के बीच में दुनिया में, विशेष रूप से दुनिया किसे कहा गया है, तो यूरोप को कहा गया, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपने अपने लेवल पर ही अपने तरीके से रह रहे थे। यूरोप के अंदर बुद्धिजीवियों को लगने लगा कि जो चर्च है वो खामखा अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करा रही है। खामखा मतलब जो चर्च के अंदर बैठा हुआ पोप है, पादरी है, बिशप है, वो ये समझता है कि मैं सीधा भगवान का अवतार हूं, मतलब भगवान का या तो नुमाइंदा हूं या भगवान का अवतार हूं, और अगर भगवान का मैं मैसेंजर हूं तो कोई भी व्यक्ति मुझसे अगर कुछ भी कहेगा तो मैं भगवान से कह दूंगा। यानी उस समय एक ऐसा माहौल बन गया था कि व्यक्ति चाहे वो पोप के रूप में है, पादरी के रूप में है, बिशप के रूप में है, वो जन सामान्य पर राज कर रहा था। कैसा राज कर रहा था कि आप आइए मुझसे अपनी बात कहिए, मेरे सामने अपने गुनाह स्वीकार कीजिए, मैं भगवान से आपकी बात, आज भी चलता है ना, आज भी मतलब ईसाई धर्म के अंदर कन्फ्रंटेशन है कि आपने खुद से स्वीकार किया मैंने कर दी, लेकिन उसके अलग-अलग व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि विश्व इतिहास का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी का आधार जहां से शुरू होता है वहां लेकर चल रहा हूं मैं। सर इकोनॉमी का आधार तो पुरातन काल से है, दुनिया में लोग बार्टर सिस्टम से व्यापार किया करते थे। मैंने कहा वो हटाइए, आप आज मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, तो मॉडर्न एरा की शुरुआत कहां से हुई, मैं वहां लेकर चल रहा हूं। बोले बताइए क्या हुआ। मैंने कहा उस समय पर लोग क्या करने लगे, पोप पादरी बिशप अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड समझ करके लोगों से मनमाने काम करवाने लगे कि भगवान ने कहा है कि तुम अपनी संपत्ति मुझे दान दे दो या फिर चर्च को दान दे दो, तो साहब अब भगवान ने कहा भगवान का आदेश कौन माने। यानी उस समय पर यूरोप के अंदर धर्म के नाम पर अंधता थी, जैसे धर्मांधता कहते हैं, एक होता है अंधविश्वास, एक होता है धर्म के नाम पर अंधविश्वास का एक्सट्रीम लेवल धर्मांधता है। यूरोप वाले जो आज हम पर हंसते हैं वो उस दौर से गुजर चुके हैं जो कभी मतलब उनको हंसने का योग्य बनाता था। ठीक है सर, तो पोप के प्रकोप से पीड़ित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने चर्च के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने चर्च के खिलाफ लिखना शुरू किया, जिन्हें फांसी की सजा दी गई, जिन्हें देश निकाला दिया गया, जिन्हें जो आज पाकिस्तान में देखते हैं कि वहां पर धर्म के खिलाफ बोलते ही लोगों को मतलब फांसी की सजा दी जाती है, वो पहले यूरोप में हुआ करता था। एक्जेक्टली यही हाल था। आज ब्लास्फेमी आप सुनते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में आप सरकार ऐसा कर रही है, वहां पहले पोप का ही आदेश सरकार होता था, मतलब राजा पोप के नीचे होता था, धर्म के नीचे राजा होता था, वही मतलब राजा का डिसीजन जो है पोप लिया करता था किसको राजा बनना है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंदर पोप का प्रकोप जब लोगों पर बढ़ने लगा तो लोगों को पैरेलली ये समझ में आने लगा, अच्छा धरती को लेकर क्या व्याख्या हुआ करती थी। कुछ विद्वान जो इस चीज से पीड़ित हो रहे थे, जो सवाल उठाते थे कि अगर भगवान इतना कुछ है तो लोग भूखमरी से क्यों मर रहे हैं, भगवान अगर इतना कुछ है तो लोग अकाल से क्यों मर रहे हैं, अगर भगवान इतना कुछ है तो भगवान के लिए यात्रा करने वाले लोग मर क्यों रहे हैं। मतलब आज का जो आप यरूशलेम देखते हैं या फिर इजराइल का राजधानी जैसे आप मानते हैं, लेकिन अमेरिका यरूशलेम मानता है, यरूशलेम से ही उत्पत्ति मानी जाती है ईसाईयत की, कि यहीं से ईसाई धर्म शुरू हुआ था। हालांकि यरूशलेम मुस्लिमों के लिए बहुत खास है, अलग समझ के साथ, लेकिन यरूशलेम जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए या यूरोपियंस के लिए ईसाई धर्म मानने वाले लोग थे उनके लिए बहुत खास था। और उस समय यरूशलेम पर ऑटोमन एम्पायर का शासन हुआ करता था, यानी मुस्लिमों का शासन हुआ करता था। वहां से भूमध्य सागर से चल के यूरोपियंस यरूशलेम आते थे, यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए बड़ी मात्रा में राजा अपनी फौज भेजता था, पादरी कहके भेजता था कि ईश्वर का आदेश है कि जाइए और जाकर के यरूशलेम पर कब्जा कर लीजिए। ईश्वर के आदेश मानकर राजा अपनी सेना भेजता था, लेकिन सेना आती थी समुद्र के मार्ग से और जमीन पर खड़ी होती थी ऑटोमन एम्पायर की, मतलब अपनी सेना, मुस्लिमों की अपनी सेना। धर्म युद्ध होते थे, धर्म युद्ध में बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में ईसाई मारे जाते थे, मारकर कुछ को पानी में फेंक दिया जाता था, कुछ जमीन पर दफना किया जाता था। और हर बार धर्म के नाम पर एक बड़ी नाव चलती थी, बड़े सारे लोग चलते थे भर के कि जाना है यरूशलेम बचाना है। आज आप देखते हैं ना यरूशलेम को लेकर अमेरिका इतना लीनियंट क्यों है या यूरोप वालों ने यरूशलेम में इजराइल को क्यों दिया है, उसके पीछे इतिहास है पूरा। अच्छा, इन धार्मिक यात्राओं को क्रूसेड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्रूसेड्स। इन धार्मिक यात्राओं को क्रूसेड के नाम से जाना जाता था, यानी इन यात्राओं के अंदर जो भी यरूशलेम पर कब्जा कर लेगा ईसाईयत में वो महान कहलाएगा। इस प्रकार से यात्राएं होती थी। युद्ध होते थे, लोग मारे जाते थे, युद्ध में लोग मरते थे, तो जो लोग पीछे रह जाते थे, जिनका परिवार जिनका पीछे छूट गया, जो लोग पीड़ित रह गए, वो लोग चर्चा करते थे कि अगर भगवान है, अगर खुद गॉड ये चाहता है कि हम यरूशलेम पर कब्जा करें तो यरूशलेम पर जाते समय हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है, यानी क्रूसेड्स के कारण हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है। इस बात को लेकर के यूरोप में एक चेतना पैदा होने लगी, एक अवेयरनेस पैदा होने लगी। क्या गजब बात है, मतलब यहाँ पर हम जाते हैं जाकर के फतेह करने, पता चलता है हमारी हत्या रास्ते में हो जा रही है, तो भाई भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ये मत धीरे धीरे बनने लगा। आपको मालूम होगा, आप कल परसों आपने फ्रांस के ऊपर मैंने वीडियो डाला था, फ्रांस में स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी, मैंने फ्रांस की आपको रिलीजियस डेमोग्राफी दिखाई थी, फ्रांस में कौन से लोग कौन से धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, मैंने नंबर दिखाई दिया, आपने देखिए उसमें मैंने आपको दिखाया था कि फ्रांस में 30% लोग ऐसे जो भगवान को आज भी नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा कोई रीजन नहीं है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना कुछ नहीं है, हम धर्म मानते नहीं है। आप सोच कर देखिए कि लोगों के अंदर क्या हुआ, लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ, लोगों में ये स्थिति बनने लगी कि भगवान नामक कोई चीज है ही नहीं, भगवान नामक चीज पैदा नहीं है ही नहीं। तो कुछ लोग खड़े होकर इस बात का विरोध करने लगे कि भगवान नहीं है तो तुम लोग प्रोपेगेंडा क्यों करते हो कि भगवान है, भगवान है।
इस प्रकार से जो लोग भगवान के नाम पर जो लोग मतलब जो कैथोलिक चर्च अपना माहौल बना रही थी उनका विरोध करने के लिए जो लोग खड़े हुए उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। इसीलिए कई बार आप देखते हैं किसी देश की डेमोक्रेसी में आप अगर फ्रांस को देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट्स की संख्या अलग परसेंटेज में है, उसमें आप देखेंगे कि कैथोलिक की संख्या अलग परसेंटेज में है, सब सही, लेकिन उन्होंने से कुछ ने अपना लिया कि नहीं हम कैथोलिक चर्च की बात नहीं मानेंगे, हम थोड़ा रीजनिंग से चलेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाकर चलेंगे। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम मानते नहीं भगवान है, हम कुछ भी फेथ नहीं रखेंगे। आपने इस तरह की चीजें सुनी होंगी। यरूशलेम मींस शिवम इजराइल के अंदर क्या होता है, मींस क्या होता है विशाल राज, बिल्कुल फॉर्म जब अभी सिखा देंगे कैसे फॉर्म बता देंगे, ठीक है ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी क्या कहानी हुई। अब जो लोग भगवान नहीं मान रहे थे उनमें एक अलग चेतना थी और वो क्या थी, तार्किकता की चेतना, रीजनिंग की चेतना, अपने आप को इस तरह से व्यक्त करने की चेतना कि हम भगवान नहीं हम साइंस को मानते हैं। बोले साइंस को मानते हैं मतलब बोले धरती गोल है, ये बात कहने में पोप को डर लगता है। पृथ्वी पर किसी और कारण नहीं, अभी तो गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें नीचे आती हैं, ये बात मानने में पोप को बुरा लगता है। सूरज पूरब से उगता है, पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, ये बात मानने में डर किस बात का है। तो साइंस के आधार पर, तार्किकता के आधार पर प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक्स का जो कि पुरातन जो ईसाई थे उनका विरोध करना शुरू किया। विरोध करते समय आपको अपने तर्क में ऐसे तीर जरूर चाहिए होते हैं जो तर्क में दे सकें कि देखो तुम झूठ हो और हम सही हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग अंधविश्वास का खंडन करने के लिए प्रयोग बताते हैं कि देखिए तुम्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा किया और धूम से आग निकल गई, ऐसा नहीं है, सही मायने में एक केमिकल था जो डाला गया उससे आग निकल गई। कई बार देखो ये जमीन से अदर उठ करके खड़ा बैठा हुआ है लेकिन असल मायने में स्टैंड पर बैठा हुआ है, देखा कुछ लोग ऐसा करते हुए। ये दौर चल रहा है यूरोप में और दौर इस बात का चल रहा कि ये प्रूव करना पड़ेगा कि संसार ईश्वर की कृपा से नहीं चल रहा है, साइंस से चल रहा है। और इसी दौर को जिस समय धर्म के खिलाफ धार्मिक क्रांति हो रही थी उस समय यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, यानी रेनेसां हो रहा था। लोग तर्क के आधार पर धर्म का विरोध कर रहे थे। ये दौर था 1500 से 1700 के बीच का दौर। 1200 से शुरू हुई थी धार्मिक क्रांति, 1200 1300 1400 चल रही है, 1400 से 1600 के बीच में रेनेसां हो रहा है, 1600 1500 से 1700 के बीच में अब विज्ञान पर निर्भरता बढ़ने लगी। विज्ञान पर निर्भरता बढ़ने लगी तो लोगों का एक सवाल बना दिमाग में आया कि विज्ञान क्या कर सकते हैं, बोले विज्ञान चमत्कार कर सकते हैं, रियल चमत्कार तो साइंस करती है। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के अंदर साइंस की रिसर्च होने लगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को ये प्रूव करना था कि ये जो पोप है ये गलत है। उस प्रूव करते करते यूरोप ने गजब तरीके के इन्वेंशन किए, जहां तहां जो चीज देखे यूरोप में लहर निकल पड़ी हर चीज को प्रूव करने। लेकिन साइंस ने जब ये चीज दिखा दी कि भाप से इंजन चल सकता है, टेलीफोन टेलीग्राफ में हो सकता है, आग लगाई जा सकती है, पहिया बनाया जा सकता है, मोटर बनाई जा सकती है, स्टीम इंजन बनाया जा सकता है, रेडियो बनाया जा सकता है, कंपास बनाया जा सकता है, जब ये चीजें बनने लगी यूरोप में तो उन्हें अब मूल रूप से आवश्यकता पड़ी किस बात की कि यार हमें अब इस चीज को पूरी दुनिया को देना है। साइंस में आपने शब्द सुना हो जिसका नाम होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट होता है कि भाई आपने अगर कोई चीज बना ली उसका पेटेंट कराइए या कॉपीराइट। अगर आपने लिखित में कोई काम किया तो कॉपीराइट कीजिए, अगर कोई चीज नई इन्वेंट की है तो आप उसका पेटेंट लीजिए। तो पेटेंट के आधार पर उसका प्रोडक्शन शुरू किया जाए। आज सुनते हैं आप इस बात को। यूरोपियंस ने उस समय इस चीज के बारे में समझ लिया था कि दुनिया में किसी को नहीं पता ये बनता कैसे। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है कच्चे माल की। अब ये कच्चा माल कहां से मिलेगा? कच्चा माल कहां से मिलेगा? इसके लिए उन्हें आवश्यकता पड़ी ऐसे देशों की जो भारत की तरह समृद्ध थे खेती में, जिसमें भारत है, इंडोनेशिया है, चीन है, ये सारे वो देश थे। मैंने आपसे कहा कच्चे माल की तलाश में भी भारत आए थे पुर्तगाली। तो अंग्रेज जो है वो कच्चे माल की तलाश में भारत पहुंचे। आपको याद है 1498 के अराउंड 1500 के आसपास वहां पर ये रिसर्च कंपास की तक हो चुकी थी। कच्चे माल की तलाश में, कच्चा माल का कई बार सुना होगा अंग्रेज क्या किया करते थे, इंडिया से कच्चा माल लेते थे, लेकर वहां जाते थे, उसे मशीनों से पक्के माल में बदलते थे और फिर बेचने निकालते थे। तो कच्चा माल ले जाना है, वहीं से बनाकर उसे वापस पका हुआ माल बनाकर मार्केट में बेचना है। इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया आपको पता चला। अब देखिए यूरोप की पहली कमी आपको यहां से पता चलेगी, वो क्या थी? कच्चा माल नहीं था। सर आपने ये स्टोरी तो सुनाई, मैंने बस आ जाओ, आप बिल्कुल नजदीक आ चुके हो, अब आपको ये चीज समझ में आने वाली है कि एक सारी स्टोरी तो सुनाई। कच्चा माल कहां से मिल रहा था? कच्चा माल मिल रहा था एशिया से, अफ्रीका से, ठीक है, बाकी चीजें इनके पास थी नहीं। अमेरिका से थोड़ा बहुत कच्चा माल था। ले जा कौन रहा था? यूरोप वाले ले जा रहे थे। अब इनके पास दूसरी बड़ी किल्लत क्या थी पता है आपको? दूसरी बड़ी किल्लत थी इनके पास लोगों की, पीपल, लेबर। इनके पास जो चीज नहीं थी वो क्या था? लेबर नहीं था, काम करने के लिए मजदूर नहीं था। क्यों? जनसंख्या इतनी सी। आज जाकर के 6.7 करोड़ पॉपुलेशन है फ्रांस की, इतनी तो राजस्थान की पॉपुलेशन थी वर्ष 2011 में। आज तो पता नहीं 8 करोड़ तक चली होगी, अंदाजा लगाइए। 6.7 करोड़ पॉपुलेशन फ्रांस की आज है। कल परसों न्यूज़ में आया ना आपने, ये फ्रांस, ये ब्रिटेन, ये वो देश थे उस समय जो राजा हुआ करते। हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, संसाधन थे नहीं, तो हम लोग को क्या बनाया गया? लेबर बनाया गया। कैसा लेबर बनाया गया? बाउंड्री लेबर। कैसे? अब जहाज आया पानी का बड़ा सारा, उसमें क्या किया गया? यहां से उठाई लेबर, बोले चलाओ जहाज। जहाज चलाने के लिए पहले तो हमको एज ए लेबर रखा गया। अब वहां पहुंच तो गए, वहां जरूरत है नहीं क्योंकि माल तो पहुंच गया, जहाज ने उतार दिया। अब क्या करें? ये जो लेबर आई है इसे बनाओ बाउंडेड लेबर, दास बनाइए इन्हें। तो आपने शब्द सुना होगा दास प्रथा का। ये उस समय अफ्रीका से, एशिया से बड़ी मात्रा में लोगों को वहां पर लेबर के रूप में ले जाया जाता था। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, क्योंकि ये दौर था 1500 इस बीच में यूरोप में नई खोजें हो रही थी और 1700 से 1800 के बीच में लगभग यूरोप के अंदर 1850 तक लगभग पूरे यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। कैसी क्रांति हो चुकी थी? ऐसी क्रांति की उद्योग धंधे लगातार लगते जा रहे थे, उद्योग धंधे भर भर के प्रोडक्शन कर रहे थे। आप कई लोगों ने नाम सुना होगा मैनचेस्टर का, किसी ने नाम सुना होगा नीदरलैंड की राजधानी स्टॉकहोम का। ये सब चीज समझ लेंगे, एम्स्टर्डम का, ये सब चीजें, एम्स्टर्डम दुनिया का सबसे व्यस्ततम पोर्ट हुआ करता था। मैनचेस्टर कपड़े के लिए जाना जाता था, नाम सुने? क्यों सुने हैं आपने? क्योंकि उस समय पर उद्योग धंधे वहीं पर ही लग रहे थे। बड़ी मात्रा में आपने सुना होगा रूल की घाटी, जहां पर कोयले की खानें खदानी जा रही थी, कोयला जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। गजब तरीके से पॉल्यूशन चल रहा था, गजब तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। कहां पर? यूरोप में। लेबर कहां से जा रही थी? अपने यहां से। अब देखिए जिनके पास पैसा है, अब ध्यान से सुनना, जिसने उद्योग धंधा लगा लिया, आज भी अपनी नजर में क्या होता है? आज भी अपनी नजर में जिसके पास फैक्ट्री है वो पैसे वाला है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे सही काम क्या है? आपके पास काफी सारे लोग काम करें, कुछ नया प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को दें ताकि दुनिया का भला हो और आपका भी भला हो। ब्रिटिशर्स हुए या यूरोपियंस हुए, थे तो ये मुट्ठी भर लोग, लेकिन भाई साहब पैसा अथाह कमा रहे थे। कैसे? माल बनता, लोड करते और लोड करके इंडियन मार्केट में बेचने जाते, इंडियन मार्केट में, एशियन मार्केट में, यूरोप के अलावा जितने मार्केट में सब में, तो उससे खूब पैसा कमाते। तो उनके हाथ में एक तरह से अलादीन का चिराग लग गया था, ये औद्योगिक क्रांति। इसने यूरोप को भर भर के पैसा दिया, इतना पैसा कि हर आदमी कोई ना कोई उद्योग धंधा चला रहा है और नहीं चला रहा है तो कोई नाव बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है तो कोई लेबर का ठेकेदार हो रहा है। यानी कि लेबर कोई नहीं बचा, सब मालिक बच गए। आज आप सोचिए हमारे राजस्थान के अंदर एक शहर जिसका नाम है कोटा। कोटा में लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चा पढ़ने आता है, जो कि औसतन 1 लाख रुपए फीस खर्च करता है। 2.5 लाख गुना 1 लाख करके देखिए, 2.5 के पीछे 5 0 10 0 मतलब कम से कम 2.5 हजार करोड़ का टर्नओवर केवल कोटा सिटी का है। वो कोचिंग को पे करता है अमाउंट, जितना अमाउंट वो पे कर रहा है उससे भी अधिक अमाउंट वो रहने पर और खाने पर खर्च कर रहा है। तो जो कोटा के लोकल लोग हैं अब वो नौकरी नहीं करते हैं, या तो उनके पास जो कोचिंग एरिया है वहां के लोग, या तो उन्होंने अपने घरों के अंदर हॉस्टल्स बना लिए हैं, बढ़िया 10,000 रुपए कमा लेते हैं। जिसके पास हॉस्टल का पैसा नहीं था वो मैच चला रहा है, जिसके पास मैच भी नहीं थी वो ब्रोकर बना हुआ घूम रहा है, भाई साहब फलानी जगह हॉस्टल ले लीजिए। वो भी नहीं कर पा रहा है तो रिक्शा चला रहा है और कुछ नहीं तो पनवाड़ी बना बैठा है, चाय दुकान बना बैठा है, नौकरी नहीं कर रहा है, सब धंधा कर रहे हैं। क्या आपको बात में नौकरी क्या होती है? किसी के पास जाके नौकरी, सब धंधे वाले नौकरी तो बाहर के लोग जाके कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब धन आता है ना तो हर आदमी सोचता है कि मैं अपना मालिक खुद बनूं और मैं अपना मालिक खुद बनूं, अपने साथ लोगों को जोड़ूं, फिर काम कराऊं। तो यूरोप में लगभग हर आदमी जिसके पास धन था वो इस प्रकार का काम करता चला रहा था। लेकिन क्या यूरोप का हर आदमी इतना ही बुद्धिमान था? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यूरोप में भी दो प्रकार की चीजें बन गई। कैसी? जैसे हमारे कोटा में बन गई एक नया कोटा, एक पुराना कोटा। नया कोटा वो है जहां पर कोचिंग है, पुराना कोटा वो है कोचिंग वाले गए नहीं, पुरानी तरफ है, वहां के लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी कर रहे हैं, कुल मिलाकर बात ये। तो फिर क्या हुआ? ऐसे ही यूरोप में भी एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा। कुछ लोग पैसे वाले होने लगे, कुछ लोग गरीब होने लगे। ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग क्या होने लगे? पैसे वाले। पैसे वाले कौन होने लगे? जिनके पास दिमाग था, माइंड था। आप कहेंगे माइंड था तो मतलब भाई जिसके पास दिमाग था उसने क्या सोचा कि 4 लोगों को अपने काम में रखूंगा, इनसे ये काम कराऊंगा, इससे ये पैसा मिलेगा, इस पैसे लाऊंगा। ये सब दिमागधारी लोग थे, पैसे वाले लोग दिमागधारी लोग थे। आप कहेंगे हर पैसे वाला दिमागधारी होता है? नहीं, लेकिन हर दिमागधारी पैसे वाला बन जरूर जाता है, ये सत्य है। अगर दिमाग है तो आप भूखा नहीं मरेगा, मिट्टी बेच के पैसा कमा लेंगे, और दिमाग नहीं है तो आपको कितना पैसा कमा देगा। कहा ना पुत्र पुत्र तो धन संचय, पुत्र पुत्र तो धन संचय, तो शब्द है ना पुत्र के पुत्र को बुद्धिमानी से है, दिमाग है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर बच्चे खुद अपना काम चला लेते हैं, कुछ ना कुछ करके वो कमा लेंगे, है ना। अब जनाब यहाँ पर माइंड से दिमाग में चीजें आने लगी। जिनके पास दिमाग था वो पैसा बढ़िया कमा रहे थे और पैसे से पैसा बना रहे थे, भाई साहब वो बहुत पैसे वाले होते जा रहे थे।
यानी कि इतना कि उनके पास पूंजी जमा होती जा रही थी बढ़िया वाली। आज भी अगर आप कभी यूरोप की आज भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पर यूरोप क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहां जाकर के हर चीज हैरान करती है, यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये दुनिया का ये नजारा कैसे संभव है, मतलब ऐसा कैसे, मतलब हर आदमी ये सवाल पूछता है, ये कैसे। एक देश है मोनाको नाम से, यूरोप के अंदर बहुत छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा कंट्री शायद गोवा भी उसके आगे बढ़ा हुआ। वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा सुपर कार पाई जाती है, सुपर कार मतलब लैम्बोर्गिनी से सब ऊपर है। नीचे छोटी मोटी मर्सिडीज BMW छोटा सुपर कार जिनको आप रेस कार कह सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, वो पाई जाती है। तो एक्सट्रीम लेवल पैसे वाले लोग बसते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा। तो आप वहां जाएंगे तो असल में पता है यार इतने से लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया। तो आंसर क्या है, उन्होंने उस जमाने में पैसा कमाया था, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब तो वो जीवन जी रहे हैं। उनके पूर्वजों ने संघर्ष कर लिया, बढ़िया पैसा कमा लिया, अब तो उनका पैसा किसी का होटल में लगा हुआ है, किसी का हवाई जहाज में लगा हुआ है, किसी का रेलगाड़ी में, किसी का बस में कहीं पैसा लगा हुआ है, पैसा कमा रहा है, वो जिंदगी जीने का काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये चीज निकल कर आई, यहाँ पर एक नया शब्द पैदा हुआ और वो पूंजी वालों का जो जीने का तरीका था वो बना पूंजीवाद। अब अपने एक चीज यहाँ पर कंक्लूड की हो तो पूरी की पूरी कहानी में शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है उद्योग धंधों से। उद्योग धंधे बनने लगे तो उद्योग के जो ऑनर्स थे उनके पास पैसा आने लगा या और बिजनेस क्लास पैदा होने लगी, वो जो पूरी प्रक्रिया बनती चली गई उसने उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। और ये जो उद्योग धंधों को दिया गया बढ़ावा है, ये दिया गया जो बढ़ावा है, इसी बढ़ावे ने आने वाले समय ये जो उद्योग धंधों को दिया गया बढ़ावा है, इसने एक ऐसा लेवल तय कर दिया, एक ऐसी स्थिति बनाना शुरू कर दिया जो क्या कर रही थी, अपने तरह के लोगों को पसंद कर रही थी। एक क्लास बनने लगी, एक वर्ग बनने लगा जो पैसे वाला था। लेकिन पैसे वालों के बारे में जो सबसे बड़ी बात आपको बताई, वो दिमागधारी होते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उनके पास लोग नहीं थे। लोग नहीं थे तो उन्हें लोग कहां से लाने पड़े, बाहर से लाने पड़े। तो पैसे वाले लोग पैसे वाले तो बने लेकिन संख्या में कम रह गए, क्योंकि हर आदमी दिमागधारी नहीं हो सकता। तो संख्या में जो लोग कम रह गए, यहां से समझना एक बात इंपॉर्टेंट है, संख्या में जो लोग कम रह गए वो पूंजीवाद के प्रवर्तक हो गए कि नहीं साहब पैसे वाला होना चाहिए, दिमागधारी व्यक्ति होना चाहिए, हर व्यक्ति को पैसे से पूर्ण होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अब ये कुछ नहीं, बड़ी मात्रा में लोग ऐसे थे जिन्हें ये फीलिंग आने लगी कि सर एक बात बताइए, माना कि दिमाग इनके पास है लेकिन ये पैसा तो हमारी वजह से कमा रहे हैं ना। अब इस पॉइंट को पकड़ लिया। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में आपने कई बार देखा होगा, कई टीचर्स नौकरी कर रहे होते हैं और वो टूटकर अपनी ये कोचिंग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कोचिंग ऑनर जो है वो उनकी वजह से पैसा कमा रहा है, तो वो खुद ही क्यों ना कमा ले। ये तो वो काम हुआ जो सर्विस का है। इंडस्ट्री में आप खुद की फैक्ट्री लगा नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं होता। लेकिन क्या कर सकते हो, आप मालिक को ये बता सकते हो कि मैंने अगर काम रोक दिया तो तुम्हारा पूरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, तुम्हारी जितनी भी डिलीवरीज है वो रुक जाएंगी, तुम्हारा इंडस्ट्री का काम चलेगा ही नहीं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि पैसे वाले लोग तो माइंड वाले थे, पूंजीवादी हो गए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे लोग हैं जिन्हें ये लगने लगा कि यार ये हमारी वजह से कमा रहा है, उनका अपना मोर्चा बनने लगा। कैसा मोर्चा? मजदूर यूनियन बनने लगी। मजदूर यूनियन कैसी कि भाई अपने कारण है आदमी, तो मजदूर यूनियन क्या करेगी? प्रोटेस्ट करेगी। और ऐसे लोगों को कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्तियों का सहारा मिल गया जिन्होंने ये कहा कि अरे करने वाले तो तुम लोग हो, कमा तुमसे ये लोग हैं, असल मायने में इस देश पर शासन इनका नहीं तुम्हारा होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, ये सर्वथा दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि इस दुनिया में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गरीब हैं और हमेशा रहेंगे। अमीर हमेशा लिमिटेड होगा और जो व्यक्ति गरीबों के हित की बात करेगा वो राजा बनेगा। जो व्यक्ति गरीबों के हित की बात करेगा, आप किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स को उठाकर देख लीजिए, आज की राजनीतिक पार्टी, पुरानी राजनीतिक पार्टी जो भी शासन में है, उसके पास सबसे बड़ा तीर क्या है? तीर है गरीबों की बात करो। इंदिरा गांधी जी आई, गरीबी हटाओ, अरे इंदिरा गांधी ग्रेट है। मोदी जी आए, गरीबों को मुफ्त सिलेंडर दो, अरे मोदी ग्रेट है। मनमोहन जी आए, गरीबों को मुफ्त मनरेगा में पैसा बांटो, काम करने का मिनिमम वेज गारंटी दो, अरे मनमोहन जी ग्रेट है। सत्ता में सत्ता आ रही है तो सत्तावन का टिकट ढूंढिए, गरीबों को पकड़ो। और गरीबों को पकड़ो तो भाई साहब बेचारा गरीब जो है वो इमोशनल होता है। जो गरीब की बात करे, उदाहरण के लिए आज हमारे राज्य में राजस्थान सरकार के द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इससे फायदा किसको हुआ? मुझे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरे पास समय नहीं है, मैं रात के जाऊंगा बाजार के कहूंगा सर मेरी 100 यूनिट फ्री कर दो। यार ठीक है, 100 यूनिट 800 रुपए हजार नहीं ले लेना, मेरा समय कीमती है, मुझे और 10 काम करने हैं, मैं तो नहीं गया। फायदा किसे हुआ? जिसका बिल ही 100 यूनिट आता था, जिसका 100 यूनिट बिल आता था, उसके लिए तो उस राहत कैंप में जाना और जाकर बिजली का बिल फ्री करवाना। अरे ईश्वर ग्रेट है ये सरकार, देखिए इन्होंने बिजली फ्री कर दी। यूपी में किसानों का कर्ज माफ कर दो, कोई ये पूछ नहीं रहा कर्ज क्यों हुआ, बस माफ कर दो, माफ कर दो। अरे ग्रेट है ये सरकार, हर सरकार। पंजाब में जाओ, अरे सब फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, दिल्ली में पानी फ्री कर दो, बिजली भाई। अरे भैया ये तो फ्री कर बांट रहे हो ना, असल में तुमको पता है कि वोट बैंक गरीब होता है। आप में से जो लोग बिजी हैं वो तो वोटिंग वाले दिन भी वोट देने नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतने बिजी हैं। मुझे लगता है कि वोटिंग वाले दिन भी तो काम और कर लेंगे, 4 पैसे कमा लेंगे। लेकिन जो गरीब है जिसे ये लगता है कि ये सरकार ही मेरे लिए है, उसी का तो अब शोषण हो रहा है। तो ये विचारधारा किसकी थी? कार्ल मार्क्स की थी। ये कौन सी विचारधारा थी? सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए, गरीबों का शासन, और गरीबों के सामने कोई नहीं लड़ सकता क्योंकि वो झुंड में होते हैं, वो भीड़ में होते हैं। भीड़ से मैन पावर से पूंजीवादी लड़ नहीं सकता है, तो फिर क्या करेगा वो कॉम्प्रोमाइज करता है। उसे फिर ये समझ में आता है। आज आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखें, अपने यहाँ पर मुश्किल से 1% लोगों के पास देश की 80% अर्थव्यवस्था का रोल है, 10% के पास पूरा 90% पैसा है, लेकिन वो फिर भी सेफ क्यों है? बढ़िया मकानों में जहाजों में कैसे घूम पा रहे हैं? इसलिए सेफ है क्योंकि ये समझ में आ गया कि जो नेता नाम है जो बातें बनाते हैं कि गरीबों के लिए कर दो, गरीबों के लिए कर दो, इन्हीं को ही हम खरीद लेंगे। नेता नाम लोग पकड़ ले, 1000 करोड़ पकड़, मुंह बंद रखना, 5 साल तक चुपचाप पार्टी चला ले, मेरे ऊपर आनी चाहिए, सारा काम नीचे मैनेज कर लेना। क्या कभी आपने सुना अपने देश के अंदर कभी अंबानी, अडानी इनके खिलाफ कोई मजदूर यूनियन प्रोटेस्ट करी है? कोई नहीं प्रोटेस्ट करी। अगर प्रोटेस्ट करी तो लेके सेटल हो जाएगी। कारण क्योंकि उनको पता है कि भाई इसने तरीका पकड़ लिया तो रास्ते निकलते आए। इसका मतलब शुरुआत कैसे हुई थी? कटु सत्य है, इकोनॉमी पढ़ना कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी है ना। मतलब आप लोगों ने अभी तक बैठ करके मेरे साथ क्या पढ़ी? ज्योग्राफी। तब लगता था कि दुनिया में सब कुछ ज्योग्राफी कर रही है। अब जब इकोनॉमी में एंटर करो थोड़ी देर में आपको लगेगा दुनिया में सब कुछ इकोनॉमी कर रही है, कोई और सब्जेक्ट कोई रोल लगता ही नहीं है। हां भाई कुछ कहानी में फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए हम सब बताइए, पता चला अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं, कहानी के अंदर बिजी को होगा लेकिन पता चला करंट छूटा पड़ा है। हम सब बताइए सब चल रहा है क्या? स्टोरी में इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? बताइए। कुछ क्लियर हो रहा है कि इकोनॉमी है क्या? अति सुंदर नरेंद्र पांडे, बस चीजें ऐसी कनेक्ट हो रही है कि चल क्या रहा है, वास्तविकता में दुनिया ऐसे चल रही है क्या है? तो ऐसी फीलिंग आ रही है दुनिया ऐसे चल रही है, हमें पता ही नहीं है दुनिया को कहां से चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, ये तो कहानी अलग है। आगे क्लियर हो गई? चलिए, तो जब आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना, तो मैं आपको आगे की बात बताता हूं। इस आधार पर दुनिया में अब 2 वर्ग बनने लगे, गरीबों का वर्ग, और ये साथ साथ एग्जिस्ट करने लगे, कोएग्जिस्ट करने लगे, अमीर और गरीब। जहां अमीर है उसकी सेवा करने के लिए गरीब है। तो मुझे ये बताइए, अमीरों को सबसे ज्यादा नफरत किससे होगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लगता है अमीरों को सबसे ज्यादा नफरत किससे होगी? कोई बताए? अमीरों को सबसे ज्यादा नफरत होती है गरीबों से, और गरीबों से भी ज्यादा नफरत होती है गरीबी का प्रचार करने वालों से, उस विचारधारा से जो गरीबों को यह कहती है कि तुम्हारा ही शासन होगा। आज अपने देश में जो भी नेता आपके हितों के विरुद्ध काम करता हो, अगर आप जनरल कास्ट के हैं और कोई नेता कहता है कि आरक्षण बढ़ा दो, जनरल वालों को मिर्च लग जाती है, अरे अब मेरा रास्ता काम और ये खा गया लगती है। क्यों आपको लगता है कि आप नौकरी मिल सकती है, आरक्षण बढ़े, ये भी गई। आपको कौन दुश्मन लगा? जिन्हें आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण वालों को क्या लगे कि उनसे कोई ये कह दे कि तुम्हारा जो रिजर्वेशन है इसमें से अब ये चेक किया जाएगा, जिनके पास सरकारी नौकरी है या जिनके पास पक्का मकान है उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हें आरक्षण दिया जाएगा जिनके पास कच्चे मकान है, सरकारी नौकरी नहीं है। उन्हें ये गरीब बेकार है और ये व्यक्ति तो बहुत बेकार है, ऐसी बातें कर रहा है। मतलब जिसको आरक्षण मिला है उनको कौन बुरा लग रहा है? वो किसको बुरा लग रहा है? जिसको नहीं मिला है। फिर जिसको आरक्षण मिल गया है उसे वो बुरा लग रहा है जो उसका हक मांगने के लिए आ रहा है। हक
और जब हक की लड़ाई है तो लड़ाई असल में किस बात की है? इस सोच की है जो इस आधार पर दुनिया को बांट रही है। आज आप और हम ये सोचते हैं कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि इनकी बुनियाद में सोच की लड़ाई थी। अमेरिका क्या था? अमेरिका पैसे वालों का देश था। अमेरिका में सारे के सारे यूरोप से, दुनिया भर से पैसे वाले लोग जाकर बस गए कि भाई यहां और कोई नहीं आएगा। आप सोचिए ना, अमेरिका का जो वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा बाइडेन है, वो अमेरिका का मूल रूप से नहीं है। वो कहां का है? वो रहने वाला तो आयरलैंड का है। वो निकल करके वहां गया था। इससे पहले बराक ओबामा जो था वो कहां का था? वो दूसरे देश का था, कीनिया का, उसका अफ्रीका किसी देश का रहने वाला था। मतलब समझे, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग बस सब निकल आज भी अपने देश में सत्तर मंडेला, सुंदर पिचाई या कोई भी आईआईएम बच्चा आईआईएम में पढ़ाई कर ली, अमेरिका क्यों बात है? छोड़ो गरीबों को, अमीरों के साथ चलेंगे, वही रहेंगे। अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कैसे है? क्योंकि वहां पर दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग रहते हैं, जिन्हें पता है कि भाई दुनिया में सारी की सारी जो लड़ाई झगड़े हैं ना वो अमीर और गरीब के बीच में है। अमीर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो है अमेरिका। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल करेंगे, थोड़ा समय करिए, समय बिल्कुल करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी। अगर ये बात क्लियर होगी तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि असली लड़ाई विचारधारा की होती है, क्योंकि विचारधारा से ही सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। आप खुद के ऊपर लेके देखिए ना, अगर कोई भारत में है और भारत में कोई ये कह दे कि भारत को धर्म के आधार पर फिर तोड़ दो, आप ये बताओ क्या आपको खालिस्तानी लोग पसंद है जो ये कहते हैं कि खालिस्तान नाम से देश बनाओ? क्या आपको जिन्ना का रोल मॉडल लगता है जिसने कहा कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर देश होगा? क्या देश में कोई भी व्यक्ति पसंद है जो देश तोड़ने की बात करता हो? नहीं ना। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को वो बात पसंद नहीं होगी जो कि उसके हक लेती हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो धन के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार, किसी भी आधार पर हो, हक जब भी किसी के छीनेंगे उसे बुरा लगेगा। चाहे पूंजीवादी व्यक्ति हो चाहे गरीब हो, गरीब को बुरा लगता है वो प्रोटेस्ट करता है, अमीर को बुरा लगता है वो चालाकी चलता है। और इसी चालाकी में और गरीबी में लड़ाई है, यही से निकल कर आती है पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की लड़ाई। और इसी लड़ाई को शीत युद्ध कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था दुनिया का सबसे लंबा चला युद्ध शीत युद्ध जो 1945 से लेकर 91 तक चला था, वो अमेरिका और यूएसआर के बीच में अमीरी और गरीबी का युद्ध। अमीरी और गरीबी का युद्ध था जिसमें अमीरों का रखवाला था अमेरिका और गरीबों का रखवाला था यूएसआर। अब कुछ लोगों को लगेगा भारत फिर यूएसआर का समर्थक क्यों था? अरे ऑब्वियस बात है, भारत अमीर था, गरीब था। आज भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जीती है, तो हमारा रोल मॉडल स्वाभाविक रूप से यूएसआर होगा क्योंकि वो गरीबों की बात कर रहा है। तो फिर आपके दिमाग में इसमें बुराई क्या है? गरीबों की बात करना तो बहुत अच्छी बात है सर, गरीबों की बात करने में बुराई क्या है? होनी चाहिए ना, बुराई कुछ भी नहीं है। दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है अब हम आज के सेशन में उसे आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार के लिए आप दोनों चीजों के अंतर डिस्कस करेंगे जिसमें क्या क्या काम होता है, किस प्रकार से अंतर खुदा जाता है, किस प्रकार से चीजें चलती हैं, तमाम बातें की जाएंगी। क्या है कम्युनिज्म, क्या है कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, सारी बातें आपसे की जाएंगी। कोल्ड वार हमेशा चलता रहेगा, बोलिए बात विषय विचारधारा बिल्कुल बिल्कुल आज भी चलता है। कोल्ड वार हमेशा चलता रहेगा, ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। कभी समानता इस दुनिया में अटेन ही नहीं हो सकती, क्योंकि अमीर हमेशा और अमीर होगा, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। क्या आपको बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात क्लियर होगी, क्या है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म क्लियर हो गया? अच्छा अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब आपको आगे और चलते हैं तो बड़ा सवाल ये बनता है कि सर ये बात आपने कह दी कि इस तरह से चीजें होती हैं। कम्युनिज्म का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स था, कैपिटलिज्म का प्रवर्तक एडम स्मिथ था, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था इन संसाधन मांग और इनपुट चलती है। लेकिन सर एक बात बताइए, कम्युनिज्म में और क्या होता है? मैंने कहा अब आगे बढ़ते हैं। कम्युनिज्म चाहने वाले लोग क्या कहते हैं? कम्युनिज्म चाहने वाले लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो क्यों ना उसका सारे के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हो। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में फिर मूलभूत अंतर क्या है? केवल ये कि गरीबों का हित सोचना गलत है? नहीं, अब मूलभूत इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। इंप्लीमेंटेशन किस बात का? इस विचारधारा का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? कौन सी विचारधारा का? साम्यवादी विचारधारा का या कम्युनिज्म का? इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। साम्यवाद सत्ता की चाबी है, पहले तो ये समझिए। साम्यवाद सत्ता की चाबी है। सत्ता मतलब आपको अगर पावर में रहना है, आपका शासन करना है, रूल करना है, तो साम्यवाद पर बोलिए, सबसे आसान काम है। आप किसी को उठाइए आज इस चीज में आप ये मत सोचिएगा कौन सी पार्टी के बारे में सब विचार करें, सबका पूरा चिट्ठा खोल के आपके सामने रखो, कोई भी बुला नहीं है, सबको तरीके पता है, हम लोग अनपढ़ हैं, समझिए। आज कन्हैया कुमार जेएनयू के अंदर भाषण देते हुए क्या हमको चाहिए आजादी, किससे? गरीबी से, अशिक्षा से, कुपोषण से। और ये लड़का है भविष्य का नेता, क्योंकि इसे क्या चाहिए? आजादी। अरे वो सबको चाहिए भाई, किसको नहीं चाहिए? अशिक्षा से, गरीबी से, कुपोषण से, सबको चाहिए ना। तो आपका असली विरोधी कौन हुआ? जिसके पास पैसा है। पैसा किसके पास है? बिजनेसमैन के पास। आप किसका विरोध करेंगे? बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन बैठा हुआ है कॉर्नर में, अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसको देखो सब अडानी 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 कर दिया हुआ। अब आगे वो हिंडनबर्ग सब गायब। तो सत्ता में रहना है, साम्यवादी कहना है। साम्यवादी से क्या होता है? रूलिंग की पावर आती है। क्यों? क्योंकि सर्वहारा वर्ग सबसे ज्यादा है, उसके हितों की बात करने वाला व्यक्ति उन पर राज करता है। तो सही गलत बात नहीं, हितों के बारे में बात करने वाला व्यक्ति गलत होता है, बहुत सही। मुसीबत क्या है? जो साम्यवाद गरीबों की बात करता है वही साम्यवाद गरीबों के कम नॉलेजफुल होने का और कम दिमाग वाला होने का फायदा उठाता है। कैसे? वो उन्हें ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि आपको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री घर मिलेगा, फ्री सिलेंडर मिलेगा, फ्री टैबलेट मिलेगा, फ्री चिकित्सा मिलेगी। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आना चाहिए, ये फ्री मिलेगा कैसे? कहां से लाओगे इतना? और आपके पास इतना कहां से आएगा? आप ले आओगे। इसका मतलब गरीब को ये सोचने का मौका भी नहीं दिया जाता कि राजनीतिक पार्टी बोल रही है मैं इतना कुछ फ्री कर दूंगा, फिर लाएगी कहां से? लाएगी कहां से? अमीरों का शोषण करके। ये बीच के जो सेक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं, गरीबों को खुश करने के लिए उनके कम ज्ञान का फायदा उठाइए, उसे हर समय कुछ देते रहिए। साम्यवाद ही तानाशाही को जन्म देता है। साम्यवाद ही तानाशाही को जन्म देता है। सुनने में बहुत कड़वा है ये। डिक्टेटरशिप क्यों? क्योंकि जिसको आपने शासन के लिए चुना कि मैं इन पर शासन करूंगा, आप आए क्या कहकर के थे? साम्यवाद का सबसे बड़ा डायलॉग होता है सर्वहारा वर्ग का शासन। सर्वहारा वर्ग का शासन। इसमें क्या किया जाए? इसमें सब कुछ गरीबों को दे दिया जाए। फैक्ट्रीज गरीबों को दे दो, खेत गरीबों को दे दो, नौकरियां सरकारी कर दो, डिफेंस सरकारी कर दो, सब कुछ सरकारी कर दो, या फिर जनता को बांटो। जनता को कैसे बांटे? जनता को लाखों में करोड़ों में उसको कैसे बांटे? तो बोले काम करो, उससे कहो कि वो नेता चुने अपना। और जो नेता उनके हितों की बात करता है वो उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो उन पर अपनी बातें चलाने लगता है, क्योंकि वो नेता गरीबों से निकला जरूर है लेकिन बुद्धिमान है। चाहे देश में लगी हुई, भारत में लगी हुई इमरजेंसी देख लो। इमरजेंसी का काल कैसे आया? गरीबी हटाओ का भाषण देने वाली इंदिरा गांधी इमरजेंसी कैसे पहुंची? या मोदी के खिलाफ हर बार विपक्ष तानाशाही क्यों कहता रहता है? समझ में आ रहा है? क्योंकि गरीब को लगता है कि इसने मेरे हित की दो बातें की हैं, अब मैं चुप हूं, मैं बोलूंगा नहीं। उदाहरण के लिए हम इंदिरा गांधी को कंट्रोल कर सकते हैं, नेहरू जी को कंट्रोल कर सकते हैं, मोदी जी की बात सुनिए। ईडी का अभी 5 दिन पहले मोदी जी ने जिक्र किया था मध्य प्रदेश में 27 तारीख को, क्या कि जो महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी है वो कितने प्रकार के घोटालों में लिप्त है। उनमें कई प्रकार के घोटाले हैं। शरद पवार जी की जो पार्टी है उन पे मतलब कितने प्रकार के घोटालों का आरोप है, ये वो है। 2 दिन बाद पूरी पार्टी उठ करके महाराष्ट्र में बीजेपी से आकर जुड़ जाती है। आपको ये बात बुरा नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मोदी जी ने वहीं पर यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपको लगता है ठीक है ना, अब ये इस तरफ आ गया तो सही है। एनसीपी के लोग जिन पर आरोप थे वो दूसरी तरफ आ रहे, अब ये ठीक है। बात समझ पा रहे? कोई भी इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, सब केवल सुर्खी समझेंगे ये तो ऑपरेशन लोकस चल रहा है। आगे बात समझ, हर जगह यही हाल है, केवल नहीं हर बार यही होता है। देश की राजनीति को समझना है तो पहले गरीबों को ये समझना होगा कि वो फूल बनाने के लिए ही है, उन्हें फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, उनके कोई मुद्दे की बात करके उनको पकड़ा जाता है कि तुम ज्यादा बोलो तुम्हारे हिसाब से सारा काम नहीं चलेगा, अलग लेवल पर काम चलेगा। खैर, तो साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग का शासन का डायलॉग दिया जाता है। साम्यवाद में क्या चीज पैदा होती है? तानाशाही पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? जो नेता है वो क्या चाहता है कि ये जो जनता है ना, इस जनता को मैं अपने हिसाब से ड्राइव करूं, ड्रिवन करूं। इसी वजह से जहां जहां चाहे क्यूबा हो, चाहे रशिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे चाइना हो, जिसने साम्यवाद का फेवर किया वहां तानाशाही आई। वहां पर तानाशाही आई। क्यूबा में चाहे फिदेल कास्ट्रो ले लो, चाहे रशिया में लेनिन, सब तरफ जिन्होंने शासन पकड़ा वो कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आज चाहे बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको देख लो, सब तरफ एक जैसा। आप मेरी बात समझ आ रही है?
अब इस बात में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े होकर होंगे, सर इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सामने वाला बेकार चीज है, गरीबों की बात करनी नहीं चाहिए, आपकी बात से ऐसा लग रहा है गरीबी पाप है, गरीब होना ही नहीं चाहिए, गुनाह है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा है गरीब को बेवकूफ नहीं होना चाहिए, उसे जब फुलिश बनाया जा रहा हो तब वो असली मात खाता है। अगर उसे ये बताया जाए कि ये देखो सही है और ये देखो गलत है, यहाँ तो हमको बेवकूफ बनाया गया है, यहाँ तुम्हारे हितों की बात की गई है, तब जाकर उसे सही मायने में पता चलेगा। आप किसी को भीख दे दीजिए, उसको 1% भी मजा नहीं आएगा, लेकिन आप उसे रोजगार दे दीजिए, वो जीवन भर आपका गुणगान करेगा, और रोजगार के लिए शिक्षा दे दीजिए तो ये समझेगा कि जीवन बन चुका है। इसलिए गरीबी से निपटने का सबसे बड़ा शस्त्र शिक्षा है। इस पर भी एक दिन का भाषण और चलेगा। इस बात को अगला सुनकर के दिमाग में बहुत सारे विचार पैदा मत कर लीजिएगा, ये बेसिक फिलॉसफी है जो इकोनॉमी की आपको समझनी है। ये पहला पेज समझने में एक दिन और लगेगा, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कंटेंट में पूरा आपको दिलवा रहा हूं, पढ़िए एक बार आराम से और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।